बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में आज की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर, दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली जो बेंच ऑफ प्लीज है, दरख्वास्तें हैं, उनका आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत शुरू हो चुकी है। यानी आज से रोजाना बुनियादों पर, कुछ एक दिनों को छोड़कर हफ्ते में फिर रोजाना बुनियादों पर यह समाअत जारी व सारी रहेगी। और इस हवाले से पहले ही मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से कहा गया था कि इस निस्बत से 370 की निस्बत से अब यह मामला रोजाना बुनियादों पर सुना जाएगा, इसकी समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आज से आईन के आर्टिकल दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरखास्तों के एक बेंच की समाअत शुरू की है, जिसने साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा दिया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच आज से रोजाना बुनियादों पर इसकी समाअत जो है करेगी। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BRB शामिल हैं। और उन्होंने कहा कि 5 अगस्त साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में मौजूद हालात के बारे में मरकज के हलफनामा आर्टिकल 370 को मनसूख करने वाली नोटिफिकेशन का 5 जजों के बेंच के जरिए फैसला सुनाए जाने वाले आईनी मसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको याद ही होगा कि पिछली बार ये चीज सामने आ गई थी, लेकिन आज दफा 370 का दिफा करने वाले, यानी इस मनसूखी जो दफा 370 को मनसूख किया गया था उसको चैलेंज करने वाले जो वकील थे, मारूफ आईनदान, कानूनदान, हिंदुस्तान के मारूफ वकील कपिल सिब्बल, जो कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस दरख्वास्त को लेकर 370 की दिफा के लिए आज पेश हुए, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की तारीखी और तवारीखी हैसियत का भी जिक्र किया। और साथ ही कपिल सिब्बल ने आईन साज असेंबली की अहमियत पर भी रोशनी डाली। और ये आईन साज जम्मू कश्मीर की असेंबली थी या मुल्क हिंदुस्तान की आईन साज असेंबली थी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को उन्होंने जिक्र किया। और उसके बाद कपिल सिब्बल ने मजमूई तौर पर 370 की मनसूखी के तरीकेकार को गैर आईनी और गैर कानूनी बताते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत से आईन की बालादस्ती से मुतल्लिक फैसले का मुतालबा किया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि पार्लियामेंट आईन साज असेंबली की जगह नहीं ले सकता है। आज हिंदुस्तानी पार्लियामान करारदाद पास करके अपने आप को आईन साज असेंबली नहीं बना सकती है। ये कपिल सिब्बल ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी जो आईनी बेंच थी उसके सामने अपना नुक्ता नजर रखा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली को भी आईन साज असेंबली से ताबीर नहीं कर सकती है। किस कानून के तहत पार्लियामेंट ने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है? इस तरह के जो नुकात, जो बुनियादी नुकात है, चाहे 50 की दिहाई हो या 47 का जिक्र हो, उस निस्बत से कपिल सिब्बल ने अपना नुक्ते नजर रखा है। कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा, पहले उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। Hearing will have to determine what does a constituent assembly stand for. A constituent assembly stands for enacting a constitution for the future of the territories with respect to which the constitution is to apply. It's essentially a political exercise. It's not a legal exercise. It's a political exercise to take into account the aspirations of people, what kind of state the people want, and in the context of that draft the constitution. Right? The constitution itself is a political document, but it takes into account the aspirations of several segments of society living within a united territory, takes into account their separate aspirations, and in the context of that drafts a constitution to meet the aspirations in future years for decades to come. So the exercise of a constituent assembly is a political exercise. The drafting of the constitution, which is a political document, is a political exercise. But once the constitution is drafted, once it is come into place, then all institutions under the constitution are governed by the constitution. And those institutions are limited
are limited in the exercise of their powers because they have to exercise their powers consistent with the provisions of the Constitution. Parliament cannot convert itself into a constituent assembly. That's done. Today, the Indian Parliament can't say by a resolution that we are the Constituent Assembly. As a matter of law, they can't say it. Because they are now cabined, clipped and confined by the provisions of the Constitution. They can't pass a law which is outside the list. They can pass a law under 254. If the state passes a law, it's repugnant. They must adhere to the basic features of the Constitution. They can't suspend, except in emergencies with external aggression, the fundamental rights of people. That also is limited under provisions of the Constitution. The executive can't do things which are contrary to the law, and the judiciary then declares the law. But no parliament can convert itself into a constituent assembly. And if you accept that proposition of law, it has enormous consequences for the future of my country. And that is one of the most salient and, according to me, the core issues to be decided in this case. Because Parliament said that we declare the legislature of the state of Jammu and Kashmir as the Constituent Assembly. Where does Parliament get that power? How does Parliament get that power? Under which provision of law? Not under 356. चलिए, कपिल सिब्बल को आपने सुना. वी आर नॉट हियर टू लेजिटिमाइज अ प्रोसेस विच इज इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी हम यहां किसी ऐसे अमल को कानूनी हैसियत देने के लिए नहीं है जो आईन के वाज़ेह शराइत से मुतसादिम हो. यह कपिल सिब्बल ने कहा है. आज की जो कार्रवाई थी सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के अंदर, जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कर रहे थे, ये काफी अहमियत की हामिल थी. और इस हवाले से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो हमें ये बताएंगे कि आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुल्क का सबसे बड़ा और अहम केस आर्टिकल 370 की समाअत हो रही थी. क्या क्या नुकात उभारे गए, खासतौर पर कपिल सिब्बल की जानिब से, जिन्हें एक आज मौका दिया गया था अपना नुक्ते नजर पेश करने के लिए. इशफाक गौहर, बिल्कुल इशफाक, आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैं पैनल से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो ऑडियो को ठीक करे. आज एक अहम मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर गौर था और इस पर आज समाअत शुरू हुई है. रोजाना बुनियादों पर इसकी समाअत शुरू हो जाएगी और कपिल सिब्बल का मानना यही है कि हम ऐसी चीजों को यहां पर लेजिटिमाइज नहीं करेंगे या उन्हें बुनियाद फराहम नहीं करेंगे जो आईन के वाज़ेह शराइत से, जो आईन है, उसके साथ मुतसादिम हो. इशफाक गौहर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं. हाँ इशफाक, कंटिन्यू करिए. क्या कुछ आज हैपनिंग्स रही हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आप हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, आज से बाज़ाब्ता तौर पर सुनवाई शुरू हुई है. री आर्टिकल 370 इस केस का टाइटल है और ये टाइटल जो ही परसों मिला था, तो उसके बाद अब इसी नाम से इस केस को लिया जाएगा, री आर्टिकल 370. और इसमें जो एज पर सेट नॉर्म्स था, लगभग जो पहले डिटेल दे दी गई है कि 18 के करीब बैटरी ऑफ लॉयर्स होंगे, वकील होंगे जो अपना व्यू पॉइंट रखेंगे और उन सभी वकीलों को जो है वो टाइम एलोकेशन भी कर दिया गया था. ये इस पस मंजर में बड़ा इंपॉर्टेंट है. और जो टाइम एलोकेशन कर दिया गया है, उनमें जो सबसे सीनियर मोस्ट वकील है वो सबसे ज्यादा बोला करेंगे. जैसे कपिल सिब्बल साहब है, उनको 10 घंटे का वक्त दिया गया है. गोपाल श्रीनिवासन श्रीनम साहब 10 घंटे दिए गए हैं.
राजीव धवन साहब को 2 घंटे दे दिए गए हैं, और इसी तरीके से सबको 8-8, 9-9 घंटे दे दिए गए हैं, जिनमें जो जफर अहमद शाह जो बार एसोसिएशन कश्मीर के सदर भी रह चुके हैं, उन्हें 8 घंटे दिए गए हैं, और बाकी को 3 घंटे, 2 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट में ये कंप्लीट करना है। तो कुल मिलाकर ये जो सारी बहस होगी, ये 70 घंटे के अंदर अंदर कंक्लूड करने की जरूरत होगी। लेकिन आज का दिन इसलिए बड़ा हिस्टोरिक था क्योंकि सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल ने कमान संभाली थी, और कपिल सिब्बल ने प्री 47, पोस्ट 47 और 52, 53 के इंसिडेंट्स तक आज की बात को रखा, जिस दौरान उन्होंने कहा कि किस तरीके के रियासत के हालात थे, एक्सेशन के अंदर क्या कुछ हुआ, एक्सेशन के दौरान कौन सी शराइत थी, उन शराइतों को तोड़ने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, उन पर उन्होंने बात रही थी। अगर बेंच की तरफ से, चाहे वो चीफ जस्टिस साहब हो या उनके हमरा दीगर वकला हजरात हो, उन्होंने जज साहिबान हो, उन्होंने बार बार कुछ सवालात भी पूछे जिनका काउंटर कपिल सिब्बल की तरफ से दिया गया। तकरीबन 185 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कपिल सिब्बल ने एज ए विटनेस के तौर पर सामने रखे हैं, एक एक करके, जो पीडीएफ की फॉर्मेट में थे, और बार बार वो जज साहब देख रहे थे कि जब आर्टिकल से पहले की सिचुएशन क्या थी और उसके बाद की सिचुएशन क्या है। तो कुल मिलाकर आईन साज असेंबली की भी बात हुई, कानून साज असेंबली की भी बात हुई, और जिस बीच रोल गवर्नर का था जब अर्थ स्टेट जम्मू कश्मीर थी, उसमें किस तरीके से रोल निभाया गया, वहां तक आज बात चली है। रेस्ट कल ये बहस जो है वो कंटिन्यू रहेगी, और उम्मीद है कि परसों 2 बजे तक ये पूरी बहस जो है वो कपिल सिब्बल अपने तरीके से खत्म करेंगे, जिसके बाद दीगर वकला जो है अपनी अपनी बात शुरू करेंगे। तो इस तरीके से ये हिस्टोरिकल बहस जो है वो शुरू हुई है, और सबकी उम्मीद नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ही आज सुबह सुनवाई शुरू हुई, साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे, उसके फौरन बाद हमने देखा कि मोहम्मद यूसुफ तारिगामी उनके साथ थे, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ वहां पर थे, और लगातार एक के बाद एक जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन के जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो वहां पर आते रहे, और पूरा दिन वहां पर रहे। मुख्तसरन जानना चाहेंगे, क्योंकि कपिल सिब्बल की जानब से बड़ी हिस्ट्री यहां पर पेश की गई है, प्री 47 और पोस्ट 47 का, जैसे कि आपने जिक्र किया, लेकिन फंडामेंटल पॉइंट जो उनकी तकरीर की थी या जो उनका नुकात जो आज उन्होंने पेश किए, वो यही है था कि एक जो पार्लियामान है वो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पर पेश नहीं कर सकता है, या कोई करारदाद के जरिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होगी उसके इख्तियारात जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो और यही कंसर्न मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, और क्या आपको लग रहा है कि उसकी नुमाइंदगी ठीक तरह से हो रही है? फिलहाल जहां तक मैं आपकी आवाज को सुन पा रहा हूं, क्योंकि कपिल सिब्बल का आपका ऑडियो भी कंटिन्यूअसली चल रहा है, इसलिए मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया हूं, लेकिन जहां तक आज के दिन की बात करें, जो क्रैक्स ऑफ द डिबेट आज का था वो ये था कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव 5 तारीख को लिया था, 2019 में लिया था, क्या वो इनिशिएटिव एज पर द लॉ ऑफ द लैंड है, एज पर द रूल बुक था? यहां पर वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहे थे, और यही वजह है कि काउंटर सवालात कुछ पूछे गए। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात आई तो फटाफट से चीफ जस्टिस साहब ने और जस्टिस संजीव साहब ने सवाल पूछा कि क्या फिर आप ये क्या, आपका कहने का मकसद ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई अथॉरिटी नहीं है? तो कपिल सिब्बल साहब यहां पर रुके और कहा कि बिल्कुल यहां पर ही हम इस डिबेट को रख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसको उठाया। उसके साथ ही जो दीगर जज साहिबान वहां पर थे, उन्होंने पॉइंट रेज किया कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रोविजंस है यूनियन गवर्नमेंट के पास कि वो अमेंड कर सकते हैं किसी भी स्टेट के कानून को, और उसी का इख्तियार जो है वो गवर्नमेंट ने लिया है, और वही वजह है कि स्टेट असेंबली डिसबैंड थी, वहां पर सारे पावर जो है वो गवर्नर हाउस को मिले थे, गवर्नर को मिले थे, और गवर्नर की रिकमेंडेशन पर ये चीजें हुई है। इस तरीके की बहस चली है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकता होगा जब गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल साहब पेश होंगे, वो एक एक करके इन सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि अभी तक जो एफिडेविट 120 सफात पर एफिडेविट दिया गया है, उसमें जो बात रखी गई है वो रखी गई है कि 370 हटने से टूरिज्म बढ़ा है, 370 हटने के बाद इन्फिल्ट्रेशन कम हुई है, मिलिटेंसी कम हुई है, रोजगार के नए मौके मिले, इन चीजों को दर्शाने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि चीफ जस्टिस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उन्होंने कहा कि इस एफिडेविट को हम ऑन रिकॉर्ड नहीं लेंगे जी, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बात करेंगे, आईनी बात करेंगे, इसलिए इस रिकॉर्ड को नहीं मानेंगे। यही वजह है कि जब सरकार का व्यू पॉइंट अब सामने आएगा, सरकार रिजॉइंडर देगी, सरकार अपनी बात रखेगी, तो ये जो आज 18 सवाल बड़े
उठाए हैं कपिल सिब्बल साहब ने, उन 18 सवालों का जवाब किस तरीके से सरकार देगी, ये देखने वाली बात। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गवर, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, इस खबर के हवाले से, जो कि एक अहम खबर है आज दिन के हवाले से, दफा 370 के हवाले से, और मुल्क भर के अंदर सबकी नजरें इस पर मरकूज है और इस पर जानकारी देने के लिए और अपना नुक्ते नजर रखने के लिए। कुल मिलाकर जो बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो इस मामले को कानूनी एतबार से, आईनी हैसियत के एतबार से देखना चाहती है, और यही वजह है कि उन्होंने उस मेमोरेंडम को, या जो सरकार की जानब से हलफनामा दायर किया गया था, उस पर यह कहते हुए माजरत चाही कि उस पर हम कोई बुनियाद बनाकर जो है कोई डिसीजन या कोई अपना नुक्ते नजर या रिव्यू नहीं बनाना चाहते। तो फिर मिलाकर आज से इस मामले की समाज शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में क्या कुछ हो जाएगा, और जब सरकार की जानब से नुक्ते नजर सामने रखा जाएगा, उसके बाद ही इस केस के हवाले से तस्वीर साफ हो सकती है। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायम मकाम सदर और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और उनके हमरा रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी भी थे, और हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल ने उमर अब्दुल्ला के साथ बात की। हालांकि ये जब उमर अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए, उसके उसी वक्त के जो मनाजिर है हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, और इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा 370 को लेकर, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काफी उम्मीदें हैं, और उन्होंने हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कोर्ट पहुंच गए हैं आप अभी, जो 2 अगस्त से लेकर के आज से बहुत अहम दिन मान रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अब उम्मीद लेके आए हैं, और अब मौका मिला है पार्टी के तरफ से, जम्मू कश्मीर की आवाम के तरफ से, चीफ जस्टिस और उनके जो सहयोगी जज हैं उनके सामने अपना जो मौक़िफ़ है वो रखने का। और हमें तो पहले दिन से लगा कि जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ गलत हुआ, सियासी तौर तो छोड़िए, मैं कहता हूँ आईनी तौर और कानूनी तौर। तो हम इंसाफ हासिल करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटा रहे हैं, और वही इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम आज आप लोगों की तरफ देख रही है? जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम हमारे तरफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। इधर साबिका वज़ीर आला और जम्मू कश्मीर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट, काफी अहम स्टेटमेंट, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि क्या आप इस मौके पर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिस्क लेने के लिए तैयार है। ये महबूबा मुफ्ती रिस्क क्यों बता रही है, हम आपको डिटेल बताएंगे। उन्होंने आज श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क को बचाना चाहती है तो मुल्क के आईन को बचाना जरूरी है। सवाल यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट 370 पर क्या फैसला सुनाएगी, बल्कि उससे अहम यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क और आईन के बचाव के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी के दौर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत के खिलाफ फैसला देकर एक बड़ा रिस्क लिया था। क्या उसी तरह का रिस्क मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जो उनकी बेंच है या जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो लेने के लिए तैयार है। एक सवालिया अंदाज में अपना नुक्ता महबूबा मुफ्ती ने रखा। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने साथ ही यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी दो ही साइड्स हैं, दो ही रास्ते हैं। या आपने हिंदुस्तानी अवाम बशमूल जम्मू व कश्मीर के अवाम के हुकूक के साथ रहना है, या आपने हिंदुस्तान के मुखालिफ रहना है। यह महबूबा मुफ्ती का कहना था। ये दरखास्त है कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खतरनाक हो रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे हमारे इंस्टीट्यूशन डिफंक्ट हो गए हैं। अब आपका एक इंस्टीट्यूशन बचता है जो इस मुल्क के आईन को बचा सकता है। हमें मालूम है कि हालात खतरनाक है, इतना आसान नहीं है आप लोगों के लिए भी, जो हम देख रहे हैं, जो मुल्क के हालात देख रहे हैं, जिस तरह से गोलियां दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क को बचाना चाहता है तो इस मुल्क के आईन को बचाना होगा। अगर इस मुल्क को आईन को बचाएंगे आप, तो इस मुल्क के लोगों के हकूक, उनकी जिंदगी को आप बचाएंगे।
आज सवाल ये नहीं है कि 370 के ऊपर आप क्या फैसला लेते हैं। आज सवाल ये है कि आप इस मुल्क को बचाने के लिए आगे आने के लिए तैयार हैं, रिस्क उठाने के रिस्क, आर यू रेडी टू टेक रिस्क। जैसा इंदिरा जी के टाइम में इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा जी के खिलाफ फैसला देके एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। क्या सुप्रीम कोर्ट इस वक्त हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के आईन को बचाने के लिए, उस आईन को बचाने के लिए जिसने जम्मू कश्मीर को 370 दिया था, 35A दिया था, आगे आने के लिए तैयार है? या खुदा ना खास्ता जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है, मणिपुर से लेके हरियाणा तक, कहीं उसमें उसका हिस्सा न बन जाए। There are only two sides. You have to choose. Either you are with India, with the constitution of this country, with the federal system of this country, with the rights guaranteed to the people of India, guaranteed to the people of Jammu and Kashmir under the constitution of India, or you are against India. When I say India, I am not talking about the opposition alliance. I am talking about the country India. So that's my point. तो मेरी यही गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से कि इस मुल्क को बचाइए, इसके आईन को बचाइए और जम्मू कश्मीर को भी बचाइए। जो मणिपुर के हालात हैं वो धीरे धीरे पूरे मुल्क को अपनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल को आज जब अपना नुक्ता नजर दफा 370 के दिफा के लिए रखने के लिए कहा गया तो आपको याद ही होगा कि कपिल सिब्बल गुलाम नबी आजाद की पार्टी जो है उनकी तरफ से पेश हुए और इस हवाले से गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट भी किया है और गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट में कहा है कि कपिल सिब्बल की कोशिशों के लिए मैं शुक्रगुजार हूं क्योंकि उन्होंने आज दफा 370 के दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेबाकी से अपना नुक्ते नजर रखा। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट तक जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक और इंसाफ के लिए काफी तकदाव कर रहे हैं, ये गुलाम नबी आजाद ने कहा है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक उम्मीद बनी हुई है और इस उम्मीद का ख्याल भी कानूनी पस मंजर में रखा जाएगा, ये गुलाम नबी आजाद ने कहा। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का भी ट्वीट आया है और सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज 370 के आने वाले मामले पर रोजाना मुकदमे का आगाज हुआ है उसका खैर मकदम किया है। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पुख्ता यकीन है कि ये हमें गैर मशरू तौर पर हमारी शनाख्त वापस देगी। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी उम्मीदें जम्मू कश्मीर से बढ़ रही हैं और इस वजह से चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो या आम लोग हो, बड़ी जो है उम्मीदें लगाई हुई हैं, बड़ी आस लगाई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस डिलीवर होगा। लेकिन सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने लिखा है कि कुछ सियासी जमातों की जानब से इस नई पेशरफ से फायदा उठाने की कोशिश करना सितमज़रीपी है, लेकिन यह बात एक बार जरूर समझ लेनी चाहिए कि किसी भी सियासी जमात का ख्वाह वो इक्तिदार के अंदर हो या बाहर, इससे वापस लाने में कोई किरदार नहीं है। हमारी शनाख्त बहाल करने का वाहिद इख्तियार ऑनरेबल और मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट का है, ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है। नाज़रीन, खबरें और भी थी लेकिन वक्त हो चला है, तो इस तरह से स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।